नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको लगातार सॉल्व करा रहे हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। यहां से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5544 गुणा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो यहां आएगा तो 7/22 हो जाएगा और 4 डिवीजन में आ जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 से ये 5544 252 बार कट हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 252 गुणा 7/4। 4 से आप इसे काटेंगे, 4 छंग 24, 4 तियो 12, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणा 7 गुणा 7। तो जब आर स्क्वायर बराबर इतना है तो आर बराबर 3 गुणा 7 आएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब पूछा गया आपसे गोले का आयतन। आपको पता है दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यू रखिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहां पर 21 निकल के आई है, 21 का क्यूब। तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 चौक 88, 7 तियो 21 हो जाएगा गुणा 21 का क्यूब। 21 से दोस्तों ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 88 गुणा 21 का स्क्वायर 441। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात दोस्तों देखिए यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब दोस्तों ये बोर्ड मास पे आधारित आपसे क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाता है। सबसे पहले बोर्ड मास में आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 7 ऑफ 3 का मतलब हो गया 7 इंटू 3 -12, तो ये हो जाएगा 7 तियो 21 -12, ये आएगा 9। कुल मिलाकर दोस्तों इस ब्रैकेट की वैल्यू अंदर जो आएगी वो आएगी 9। अब इस वाले ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे 11 माइनस का 7, तो ये आएगा 4। अर्थात दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। इस वाले ब्रैकेट की जगह 9 आया है और इस वाले ब्रैकेट की जगह 4 आया है। अब इसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा। डिवीजन, यहां देखिए डिवीजन है, इस ब्रैकेट की जगह 9 आया है, तो अब डिवीजन करेंगे तो 9 2 जा क्या आएगा 18। अर्थात दोस्तों इतना टर्म सॉल्व हो चुका है, तो इस टर्म की जगह हम लिख सकते हैं 2। यहां पे लिखेंगे 2, यहां पर है गुणा 9 गुणा ये ब्रैकेट की जगह आया है 4। जब आप इसे हल करेंगे तो मिलेगा 9 दूनी 18 चौक 72, 72 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके से चलेंगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट पहली बार में ही आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने आप इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर देखिए इसमें ऑफ था तो हमने इस ऑफ को सॉल्व कर दिया, फिर इसके बाद डिवीजन को हमने सॉल्व किया, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 दिया हुआ था। यदि x दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या माने तो इस स्थिति का द्विघात समीकरण क्या होगा। दोस्तों अगर दिया गया है यहां पर देखिए x छोटी संख्या है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 बराबर क्या दिया हुआ था 1155। इसे हल कर लीजिए, x² + 2x बराबर 1155। तो क्या समीकरण बन रहा है, x² + 2x - 1155 बराबर 0। देखिए ये समीकरण बन रहा है। अर्थात दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, यदि u + v बराबर -2
और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 16 है, तो u माइनस वी का होल स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों u इंटू वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी, u प्लस वी दिया हुआ था, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का 2uv। यहाँ पे देखिए u प्लस वी दिया हुआ था -2, तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू 16 दी हुई थी प्लस 2uv, तो 2uv की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 जो है 2uv की वैल्यू आई। अब u माइनस वी का होल स्क्वायर आप आसानी से निकाल लेंगे, क्या आएगा, u माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 16 है, माइनस 2uv की वैल्यू -12 है तो -12 रख दीजिए, 16 प्लस का 12 ये आएगा 28। किसकी वैल्यू है, u माइनस वी का होल स्क्वायर, यही पूछा गया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों था, पाइप P एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप Q जो है इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। टंकी खाली होने पर यदि पाइप P और Q को एक साथ खोला जाता है और 12 मिनट के बाद पाइप P को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में Q कितना समय लेगा। सबसे पहले टंकी में कितने यूनिट पानी आएगा, क्वांटिटी हम देख लेते हैं कितनी है टंकी की। देखिए 28 और 35 का ले लीजिए एलसीएम, ये आएगा 140 यूनिट पानी जो है टंकी में आता है। पी दोस्तों एक मिनट में कितने यूनिट पानी भरेगा, 140 बटे 28 से डिवाइड कर दीजिए, अर्थात 5 यूनिट पानी एक मिनट के अंदर भरेगा पी। क्यू एक मिनट में कितने यूनिट पानी भरेगा, 140 बटे 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 यूनिट पानी जो है क्यू भरेगा। अब P और Q मिलके एक मिनट में कितने यूनिट पानी भरेंगे, 5 4 9 यूनिट पानी जो है दोनों मिलके भरेंगे। अब दोस्तों देखिए उन दोनों ने कितने मिनट तक साथ पानी भरा, 12 मिनट तक साथ भरा, तो अब 12 मिनट में कितने यूनिट टंकी का पानी भर गया होगा, 12 गुणा दोनों एक साथ मिलके 9 यूनिट भरते हैं, तो 12 निम्मा 108 यूनिट पानी टंकी में भर गया। तो शेष कितना बची टंकी, अभी शेष क्वांटिटी जो है दोस्तों 140 माइनस 108, 32 यूनिट पानी अभी भी टंकी में भरा जाना शेष है। ये किसने भरा, ये भरा क्यू ने, तो क्यू कितना टाइम लेगा, 32 बटे क्यू एक मिनट में 4 यूनिट भरता है तो बटे 4, 4 अट्ठे 32, शेष टंकी को भरने के लिए 8 मिनट का टाइम लेगा क्यू, अर्थात दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है, यदि इन दो संख्याओं का गुणनफल 66 27 है तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करना था। दोस्तों आपको याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6627 बटा हो जाएगा HCF दिया हुआ है 47। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 141, अर्थात दोस्तों जो दूसरी संख्या दोनों में बड़ी संख्या जो पूछी गई थी वो हो जाएगी 141। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न रीजनिंग से था, एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन के आधार पर ज्ञात करना था कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक याद रखिए, जब भी आपको दिया हो a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब हम a से b तक आसानी से जा सकते हैं, और जब भी दिया हो a इक्वल्स टू b, इसका मतलब भी है हम a से b तक आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया है a लेस देन b, इसका मतलब हम a से b तक नहीं जा सकते हैं। बस इतनी ट्रिक याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन पहला ही ऑप्शन उठा लीजिए, a इज ग्रेटर देन f। अब देखिए इस स्टेटमेंट के तहत हम a से लेके f तक पहुंच जाएंगे, जैसा कथन में दे रहा है a से f तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं इसमें पहुंचेंगे या नहीं। a से b तक पहुंच जाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, b से c तक पहुंच जाएंगे ग्रेटर देन का साइन है, c से d तक भी पहुंच जाएंगे ग्रेटर देन का साइन है, और d से e तक भी जाएंगे ग्रेटर देन का साइन है। लेकिन e से f तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये लेस देन का साइन आ गया है।
अपोजिट साइन आया, ई से एफ तक नहीं जा पाएंगे। यहां कह रहा है ए से एफ तक पहुंच जाएंगे, जबकि यहां पर आकर रुक गए। इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। यही पूछा गया था कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। आप दोस्तों बाकी के ऑप्शंस चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अदर ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। दोस्तों आपसे यहां पे सादृश्यता से प्रश्न पूछा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से संबंध है। आप अगर दोस्तों देखेंगे तो इसमें दो दो अल्फाबेट्स मिस करके लिखा गया है। एस के बाद देखिए टी और यू आता है, तो यहां पर इन्होंने मिस करके वी लिखा है। एफ के बाद जी और एच आता है, तो यहां पर आई लिखा गया है। एम के बाद एन ओ आता है, तो यहां पर पी लिखा गया है। इसी तरीके से दोस्तों यहां भी किया गया है। सेम रिलेशन यहां पे भी लगाना है आपको। अगर आप देखेंगे यहां डी है, डी के बाद ई और एफ को मिस करके जी लिखा गया होगा। फिर इसके बाद आएगा एल, एल के बाद एम और एन को मिस करके ओ लिखा गया है। फिर इसके बाद यहां पर आएगा ए, क्योंकि बी और सी को मिस करके यहां पर डी लिखा गया है। तो डी एल ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न डिविजिबिलिटी से पूछा गया, यदि 11 से 13 अंकों वाली संख्या ये विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों हमने आपको विभाज्यता के चैप्टर में बताया था कि 11 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। जो आपका नंबर दिया हुआ है ये, इनको आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सम स्थानों पे आने वाले नंबरों को जोड़ लीजिए और विषम स्थानों पर आने वाले नंबरों को जोड़ लीजिए और उनका अंतर निकालिए। अगर अंतर 0 आ रहा है अथवा 11 से विभाजित होने वाला संख्या आ रहा है तो वह नंबर भी 11 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसके अलावा और कोई नंबर आ रहा है तो इसका मतलब वह नंबर 11 से विभाजित नहीं होगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, विषम स्थानों वालों को जोड़ते हैं। 3 और 5 8, 8 7 हो जाएगा 15 और 2 हो जाएगा 17, 4 21 हो जाएगा, 21 प्लस x हो जाएगा, x और 21 में 8 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। तो 29 प्लस x ये हो गया दोस्तों विषम स्थानों के अंकों का योग। अब सम स्थान के अंकों का योग हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27 और 4 हो जाएगा 31। अब इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। ये अंतर दोस्तों 0 के बराबर होना चाहिए, तभी यह संख्या 11 से विभाजित होगी। 29 माइनस 31 x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 होगा, तभी यह नंबर जो है 11 से विभाजित होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे ग्रुप डी में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आप देखेंगे दोस्तों जब इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहां भी आएगा और एक्स स्क्वायर यहां भी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये समीकरण द्विघात नहीं होगा। इसमें आप देखिए 3x स्क्वायर इधर भी है, 3x स्क्वायर इधर भी है, तो समीकरण द्विघात समीकरण बचा ही नहीं। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा। ये समीकरण देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये समीकरण बिल्कुल जब इसे आप ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इस साइड एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म बन जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि 8:9 समानुपात 24:22 है तो y का मान ज्ञात करना है। तो 8/9 बराबर 24/22 हो जाएगा। तो y की वैल्यू इजीली यहां से क्या मिल जाएगी दोस्तों, 24 गुणा 9/8, 8 तियो 24, तो y की वैल्यू 9 तियो 27 आएगी। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आपसे ये समलंब चतुर्भुज से प्रश्न पूछा गया, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। समलंब चतुर्भुज का दोस्तों वो क्या होता है, क्षेत्रफल, इसको याद रखिए 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल, योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के
बीच की लंबवत दूरी होती है, याद रखिए लंबवत दूरी जो होती है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये होता है ये दोस्तों होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 20 + 12 हो जाएगा 32 गुणा समलंब समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी हमने मान ली x। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। 32 से ये 160 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इस 2 से करेंगे तो x बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात दोस्तों जो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है 10 सेंटीमीटर आएगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है।